राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर जो चल रहा था या बेसिक कंसेप्ट अपन केमिस्ट्री के पढ़ रहे थे, उन बेसिक कंसेप्ट में अपन पढ़ रहे थे, ध्यान दें, रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे थे। और उन रासायनिक संयोग के नियमों में पहला नियम अपन ने पढ़ लिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेवोसियर द्वारा दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और लेवोसियर ये कह रहा था भाई कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। लेवोसियर हो गया। दूसरा आज अपन नियम लेंगे स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा ये लेंगे। और तीसरा आज लेंगे अपन गुणित अनुपात का नियम। पहला नियम पढ़ लिया अपन ने, दूसरा तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरा ले लें स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम। तो दूसरा ले रहे हैं अपन, क्या भाई, स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम। नियम किसने दिया, नियम क्या है, ये चीजें अपन बना। तो देखो, सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि यह नियम दिया किसने भाई। यह नियम दिया प्राउस्ट, एक वैज्ञानिक है प्राउस्ट। इस प्राउस्ट ने दिया था भाई। पहली बात अपन ये खत्म हो गई कि साहब नियम दिया किसने, क्योंकि पहली बात अपन ये करेंगे भाई कि किसने दिया था। फिर अपन बात करते हैं कि साहब नियम है क्या। तो पहले मैं क्या करता हूं, नियम लिख देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये वास्तव में है क्या। तो इस नियम के अनुसार क्या कहता है नियम, किसी यौगिक के शुद्ध नमूने में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमानों का अनुपात समान रहता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि से बनाया गया हो। यह नियम है। किसी यौगिक के शुद्ध नमूने में, यौगिक अपन पानी ले ले, पानी का शुद्ध सैंपल, यानी उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, तो पानी का एक शुद्ध सैंपल ले लें। तो पानी का शुद्ध सैंपल लें और उसमें तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात समान रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी विधि किसी स्रोत से प्राप्त कर लें। पढ़ते हैं आगे, मतलब क्या है। तो देखो भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है ना भाई, वो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है अब परमाणु भार क्या होता है, ये सारी चीजें अपन
आगे चल के पढ़ेंगे भाई, 16 होता है। परमाणु भारों को जोड़ दो, अणुभार आ जाएगा। तो H2O का अगर अणुभार आप देखें तो इस H2O का अणुभार आएगा भैया 2H हैं तो 2, 1 ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18 आ गया। H2O का अणुभार कितना आ गया? 18। अब मैं क्या करता हूं भाई, मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालना चाह रहा हूं। क्लियर बात? क्या निकालना चाह रहा हूं बताओ? H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालना चाह रहा हूं। कैसे निकालूंगा? गौर करें, ये H2O किस किस का? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना चाह रहा हूं। 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का भी देखा था आपने, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 अनुपात ऑक्सीजन का क्या देखा था आपने? 16 होता है, 16, 2 अनुपात 16 काट दें आप, क्या आ जाएगा बताओ? 1 अनुपात 8 आ जाएगा। ये 1 अनुपात 8 क्या है भाई बताओ? ये है द्रव्यमानों का अनुपात। सही है? तो ध्यान रखना, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1 अनुपात 8 आता है। हमेशा 1 अनुपात 8 आएगा, चाहे आप पानी का सैंपल किसी कुएं से ले लें, किसी बावड़ी से ले लें, किसी नल से ले लें, किसी समुद्र से ले लें, शुद्ध होना चाहिए भाई, तो समुद्र की बात नहीं कर रहा, चलो मैं किसी झील से ले लें, कोई तालाब से ले लें, किसी भी स्रोत से आपने क्या लिया बताएं? H2O का एक शुद्ध सैंपल लिया, शुद्ध नमूना या शुद्ध सैंपल लिया। कुएं से लिया, ये रहा, बावड़ी से लिया, ये रहा, नल से लिया, ये रहा, झील से लिया, ये रहा, तालाब से लिया, ये रहा, सैंपल ले लिया, अलग अलग जगह से सैंपल इकट्ठा कर लिया। अब इन सभी सैंपलों में अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे तो वो अनुपात भैया 1 अनुपात 8 ही आएगा, चाहे आप पानी को किसी भी सोर्स से ले आए। रेशो क्या आएगा बताओ? 1:8 आएगा, 1 अनुपात 8 आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। आप चाहे पानी को किसी भी मेथड से बना लें, H2O बनाने के अलग अलग मेथड, उनसे बना ले, आप किसी मेथड से बना ले, रेशो 1 अनुपात 8 ही आएगा। एग्जाम्पल सेकंड समझते हैं। पहला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया साहब हमको, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लें अपन। बात कर रहा हूं मैं CO2 की। कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात ले लूं मैं। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, ठीक है, यह एटॉमिक मास, ये इनके एटॉमिक मास है। ठीक है, तो कार्बन कितना है यहां 12, ऑक्सीजन कितना है 32, ऑक्सीजन है ना 32 हो जाएगा। किससे काट दें भाई बोलो? 4 से काट दो, 4 तिया 12, 8 चौक 32। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है उसका रेशो 3:8 आएगा भाई। कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 आएगा। अब आप चाहे इस CO2 को किसी भी विधि से बना लें, यानी कार्बन कोमा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 ही आएगा, चाहे CO2 को किसी भी विधि से बना लिया जाए। क्लियर बात?
C और O के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 ही आएगा, चाहे CO2 को किसी भी विधि से बना लें। कौन कौन सी विधि मैं आपको बता रहा हूं। पहली, सपोज आपने कार्बन को ऑक्सीजन को जलाया, CO2 बन गई। CO2 बनाने का पहला मेथड। दूसरा भाई, हो सकता है आपने CaCO3 को गर्म कर दिया हो, CaO प्लस CO2 बन गया हो। दूसरा मेथड, हो सकता है आपने K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ करवा दी, तो भैया क्या बना, KCl बना, H2O बना और CO2 बना। तो चाहे आप CO2 को पहले मेथड से बना लें, चाहे दूसरे मेथड से बना लें और चाहे तीसरे मेथड से बना, आपके पास नियम। और तीसरा नियम क्या है भाई, तीसरा नियम आपके पास है गुणित अनुपात का नियम। सबसे पहली बात क्या करते हैं आप बताएं। सबसे पहली बात आप ये करते हैं कि साहब ये गुणित अनुपात का नियम दिया किसने, तो ध्यान रखना वैज्ञानिक है डाल्टन। इस डाल्टन ने यह नियम दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे साहब गुणित अनुपात का नियम है क्या, पहले किसने दिया, फिर दूसरी बात नियम क्या है। नियम यह है, फिर अपन बात करेंगे कि जब दो तत्व एक दूसरे से संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाएं, अधिक यौगिक बनाएं तो एक तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात होता है जो कि दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है। यह नियम है भाई। जब दो तत्व एक दूसरे के साथ संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात होता है, दूसरे तत्व जो कि दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है। ये तो भैया डेफिनेशन लिखी। देखो दो तत्व है, मान लो दो तत्व मैं ले रहा हूं ए और बी, क्रिया कर रहे हैं, एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं। पहला मान लो AB बना, दूसरा AB2 बना, तीसरा AB3 बना और चौथा AB4 बना। दो तत्व है A और B, दोनों मिल रहे हैं, मिलकर के एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं। डाल्टन का नियम पढ़ रहे हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो नियम है उसमें यह कहा गया डाल्टन ने कि दो तत्व क्रिया करके या मिल करके कंबाइन होकर के एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं। अब इन कंपाउंड में आप देखेंगे कि ए का जो मास है वो तो फिक्स है, ए का जो मास है वो तो फिक्स है। मास ऑफ ए क्या बताएं, फिक्स है, क्योंकि यहां भी देखो एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है, तो ए का मास तो फिक्स है। अगर मैं बी के मास की बात करूं, बी के मास की बात करूं तो बी का मास यहां देखेंगे तो देखो यहां एक बी है, यहां दो बी है, यहां तीन बी है, यहां चार बी है। तो यहां पर जो मास का रेशियो है
वो होना चाहिए 1:2:3:4। और ये एक क्या है बोलो, सिंपल रेशो है। तो ध्यान रखना, एक एटम का मास तो होगा फिक्स और दूसरे एटम का जो मास है वो होगा सिंपल रेशो में। आई बात समझ में? एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो ध्यान रखना, एक का तो रहेगा फिक्स, दूसरे का एक रहेगा सिंपल रेशो। क्लियर बात? सिंपल रेशो का मतलब सरल अनुपात भाई। तो एक का तो रहेगा निश्चित मास रहेगा और दूसरे का रहेगा क्या, सिंपल रेशो। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहां, फर्स्ट एग्जाम्पल। और फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं भाई कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के दो कंपाउंड बना रही हैं, CO और CO2। ठीक है, यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है। तो कार्बन का मास तो यहां फिक्स है। क्या कहूं मैं कि यहां मास ऑफ कार्बन क्या बताएं, फिक्स है। अब मैं क्या निकालू बताओ, CO और CO2 में ऑक्सीजन का जो मास है उसका रेशो निकालो। ठीक है, तो देखिए भाई, ये CO, ये CO2। ठीक है, यहां ऑक्सीजन कितना बताएं, तो यहां पर मैं मास का रेशो निकाल रहा हूं, किसका, ऑक्सीजन का। यहां एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मीन्स 16। यहां दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन का मीन्स 32। 1:2। अब बताएं ये 1:2 सिंपल रेशो है या नहीं भाई? ठीक है, तो ध्यान रखना, एक एलिमेंट का मास तो होगा फिक्स और दूसरे एलिमेंट का मास होगा सिंपल रेशो। बात समझ में आई कि नहीं? फिर दोबारा सुन ले, एक जो एलिमेंट है उसका मास तो रहेगा फिक्स और दूसरे एलिमेंट का मास होगा सिंपल रेशो में। एग्जाम्पल पहला समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दूसरा ले लेंगे, नहीं समझ में आया तो। आप तो बोले तो सही कि एग्जाम्पल समझ में नहीं आया साहब, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले ले भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O और H2O2 बना रहे हैं। आप यहां देखें, जब दो तत्व मिलकर के, दो एलिमेंट मिलकर के एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो यहां पर देखो, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहेंगे आप कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स, कि हाइड्रोजन का मास तो यहां फिक्स है। कैसे? चलो यहां पर देख लेना, यहां हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना, 16। यहां 2, ऑक्सीजन कितना, 32। क्लियर बात है? तो हाइड्रोजन का मास तो है फिक्स, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। ऑक्सीजन का देखें अब, मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O और H2O2। H2O और H2O2 में अपन मास देखते हैं, H2 और H2O2 में। तो यहां देखिए ऑक्सीजन कितना है, H2O में तो कितना है और H2O2 में कितना है। H2O में तो कितना बताएं, 16। H2O2 में कितना बताएं, 32। इसको सिंपल करें, 1:2। बताएं ये सिंपल रेशो है या नहीं भाई? एक एलिमेंट का मास फिक्स है, दूसरे एलिमेंट का मास सिंपल रेशो में होता है। आगे बात समझ में नहीं आई? तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, नहीं आई तो, कि नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन, दोनों को अपन मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या क्या बनता है ध्यान दें। यहां बनता है भाई N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, इस प्रकार से कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहां पर मैं नाइट्रोजन का मास लिखता हूं। देखो 2 नाइट्रोजन है 28, भाई नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है। दोबारा लिख दूं मैं, N का 14, O का 16, 2 नाइट्रोजन है 28, 1 नाइट्रोजन है 14, 2 नाइट्रोजन है 28, 2 नाइट्रोजन है 28, 2 नाइट्रोजन है 28। ये तो नाइट्रोजन का हो गया। अब ले लूं किसका, ऑक्सीजन का। 1 O है, 1 O है तो कितना हो जाएगा भाई 16, फिर 1 O है कितना हो जाएगा भाई 16, 3 O है 48, 4 O है नहीं 48, 4 O है 64, 5 O है 80। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। 2 नाइट्रोजन 28, 1 नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ले लिया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप देखो भाई, मैं क्या करता हूं, नाइट्रोजन का मास, तो इस 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन करेगा, क्या लिख रहा हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन 14 ग्राम नाइट्रोजन। दोबारा ध्यान से सुने, यहां नाइट्रोजन 28 था तो ऑक्सीजन कितना संयोग कर रहा है 16। अगर मैंने नाइट्रोजन 14 ले लिया तो बताएं ऑक्सीजन 8 करेगा कि नहीं। 28 ग्राम के साथ 16 ग्राम कर रहा है तो 14 ग्राम के साथ 8 करेगा भाई। यहां 14 ग्राम ही है, ऑक्सीजन कितना काम आ रहा है 16। ठीक है, 28 के साथ 48 है तो बताएं 14 के साथ कितना होगा। 28 के साथ 48 है ऑक्सीजन, तो बताओ 14 के साथ कितना होगा। आधा हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा। 28 के साथ 64 है, 14 के साथ यहां 28 था आधा कर दिया, यहां 64 है इसका भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा 32, यहां कितना हो जाएगा 40। अब देख लें इस वाले संयोग को, देखें नाइट्रोजन का मास तो मैंने कर दिया फिक्स, नाइट्रोजन का मास कर दिया फिक्स। ठीक है, तो यहां नाइट्रोजन का मास तो है फिक्स और ऑक्सीजन का मास कितना आया यहां, मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका अगर आप रेशो निकालें तो देखो क्या होगा, 8:16:24:32:40 था। 8 से ही काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंच 40। तो ये 1:2, 3, 4, 5 बताएं क्या है ये सिंपल रेशो है या नहीं भाई। ठीक है, सरल अनुपात है या नहीं। और नाइट्रोजन का फिक्स था 14 ग्राम, तो नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का कितना संयोग कर रहा है 8 ग्राम, 16 ग्राम, 24 ग्राम, 32 ग्राम, 40 ग्राम। दोबारा देखें एक बार वापस आप,
यहां नाइट्रोजन का 28 था, ऑक्सीजन 16 है। अगर मैं नाइट्रोजन का 14 लूंगा तो बताओ ऑक्सीजन का कितना आएगा? 8 आएगा या नहीं? ठीक है, यहां 14 ही है तो ऑक्सीजन 16 काम आ रहा है, लिख दिया जटिज मैंने। 28 था, ऑक्सीजन 48 ग्राम काम आ रहा है। 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन 48 काम आ रहा है। अगर मैं नाइट्रोजन 28 ने लेकर के नाइट्रोजन 14 ग्राम ले लूं, आधा कर दूं तो ऑक्सीजन भी आधा हो जाएगा। 48 था, 14 कर दिया तो 64 का 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि यहां जो नाइट्रोजन के जो द्रव्यमान थे वो मैंने फिक्स कर लिए, 14 ग्राम ले लिए। यानी मैं ये देखना चाह रहा हूं कि 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना संयोग करेगा। रे ध्यान से सुनो, क्या देखना चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना मिलेगा, कंबाइन होगा। तो कितना मिलेगा बताएं? N2O में 8 ग्राम, NO में 16 ग्राम, N2O3 में 24 ग्राम, N2O4 में 32 ग्राम और N2O5 में 40 ग्राम मास इसका संयोग करेगा। और अब आप इनका अगर आप रेशो निकालें तो इनका रेशो क्या आ जाएगा भाई साहब? बोलो आप यहां पर 8:16:24:32:40, 1:2:3:4:5। क्या है ये? सिंपल रेशियो है भाई। तो अगर दो एलिमेंट एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं तो ध्यान रखना, एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, क्लियर बात, और दूसरा सिंपल रेशो में होगा। यह है आपके पास मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात का नियम जो डाल्टन ने दिया था। ठीक है भाई, 28 ग्राम था, मैं 14 ही लिया है। 28 ग्राम था, मैंने 14 ही लिया है। ठीक है, आधा कर दिया रहे। अगर नाइट्रोजन मैंने आधा कर दिया तो ऑक्सीजन भी आधा होगा ही, सीधी बात है। ठीक है, तो ये आज आपने 2 नियम पढ़ लिए भाई। कल अपन एक परसों पढ़ लिया, 2 आज पढ़ लिए, 3 नियम हो गए। चौथा नियम और 5वां नियम जो भी पॉसिबल हैं, जितने हो सकते हैं वो कल लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। लेकिन एक खास बात प्यारे विद्यार्थियों, इस समय कोरोना काल चल रहा है तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में योगदान दें। धन्यवाद।